Battle Through the Heavens God, the Flame Emperor. Episode 1351. Reward. जाओ. शाओ यान ने बिना किसी हेजिटेशन के ठंडी आवाज में कहा, क्रैश. यू रैन ने ये सुना और यू वे की तरफ देखा. दोनों ने एक साथ अपनी फाइटिंग की को एक्सप्लोड किया और फिर एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग अटैक के साथ सीधा एक थंडर ईटिंग बीस्ट पर चार्ज कर दिया. उनका गोल क्लियरली उसकी अटैक को तोड़ना था. बूम. जो 3 थंडर ईटिंग बीस्ट्स पहले ट्रायंगल फॉर्मेशन में थे, यू फैमिली सिस्टर्स के परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड अटैक से उनमें थोड़ी सी नेग्लिजेंस आ गई. इसी मोमेंट पर शाओ येन ने भी अचानक अटैक किया और उनका ऑफेंसिव सीधा कोलैप्स कर दिया. यू फैमिली सिस्टर्स की कोऑर्डिनेशन सच में टेरिफाइंग है. डुओ कीफेई ने हल्का सा एक्सक्लेम किया. क्लियरली ये दोनों लड़कियां लेट 2 स्टार डोइशियन और मिडिल 2 स्टार डोइशियन स्ट्रेंथ के साथ मिलकर 2 स्टार डोइशियन परफेक्शन लेवल की बीस्ट के अटैक को ब्रेक कर सकती थीं. ये उनकी टैलेंट को क्लियरली दिखाता था. क्रैश. जैसे ही ये हुआ, एक थंडर बीस्ट बहुत फ्यूरियस हो गया. उसने अपना ह्यूज बॉडी ट्विस्ट किया और सीधा यू फैमिली सिस्टर्स के पीछे चेस करने लगा. शबू शबू. लियू किंग और डुओ की फेई ने एक दूसरे को देखा. फिर उन्होंने भी डैजलिंग ऑफेंसिव लॉन्च किया और एक और थंडर ईटिंग बीस्ट को अपने साथ ले गए. अब वहां सिर्फ शाओ यान और लास्ट थंडर ईटिंग बीस्ट बचे थे, जो तीनों में सबसे पावरफुल था. हो. ह्यूमंस को अपनी अटैक इजीली डिफ्यूज करते देख थंडर बीस्ट गुस्से से रोर करने लगा. आओ. शाओ येन ने स्नेयर करते हुए पूरा फोकस थंडर बीस्ट पर लगा दिया. जब सोल बीस्ट और ह्यूमंस सेम लेवल पर होते हैं, नॉर्मली सोल बीस्ट स्ट्रॉन्गर होते हैं, जब तक सामने शाओ येन जैसा मॉन्स्टर ना हो. ये 2 स्टार डोइशियन परफेक्शन लेवल थंडर बीस्ट शाओ येन पर पैस्टरल सॉन्ग से भी ज्यादा प्रेशर डाल रहा था. लेकिन शाओ येन बिल्कुल नहीं डरा. उसका एस्टिमेट था कि अब 2 स्टार डोइशियन लेवल पर कोई भी ह्यूमन या सोल बीस्ट उसे हराना मुश्किल है. सिस्सी. थंडर ईटर ने गुस्से से शाओ येन को देखा. फिर उसने अपने पावरफुल लिम्स से पानी की सरफेस को जोर से स्टॉम्प किया. बूम. अगले ही मोमेंट एक सिल्वर थंडर अचानक अपीयर हुआ. ये सिल्वर थंडर क्लियरली थंडर ईटिंग बीस्ट के एवोल्यूशन का रिजल्ट था. जैसे ही ये अपीयर हुआ, पानी पर रिपल्स फैल गए और स्पेस में डेफिनिंग साउंड गूंज उठा. अच्छा खासा डेंजरस है. ये देखकर शाओ येन ने अपनी बैक पर बंधा एंशिएंट इटर्नल फायर रूलर निकालने की तैयारी की. थंडर बीस्ट का अटैक बिल्कुल सिंपल नहीं था. बैंग बैंग बैंग. थंडर बीस्ट के पास जो सिल्वर थंडर था, लाइटनिंग की स्पीड से शाओ येन के वाइटल पॉइंट्स पर ब्लास्ट होने लगा. उसकी पावर किसी होली क्लास फाइटिंग स्किल से कम नहीं थी. 7th लेयर ब्रेकिंग द स्काई. इस टेरिफाइंग थंडर पावर का सामना करते हुए शाओ येन ने अपना यी हॉ इटर्नल एंशिएंट रूलर स्विंग किया. तुरंत 100 जैंग साइज के 7 एनर्जी रूलर्स थंडर की तरफ शूट हो गए. बैंग बैंग बैंग. दोनों अटैक्स टकराते ही एयर में डैजलिंग एनर्जी रिपल्स फैल गए. टाई. थंडर का पावरफुल अटैक शाओ येन ने इजीली हैंडल कर लिया. विंग. ओम ओम. शॉर्ट फाइट के बाद थंडर बीस्ट को भी समझ आ गया कि शाओ येन सिंपल ओपोनेंट नहीं है. उसके बॉडी के ऊपर सर्कल्स ऑफ सिल्वर थंडर अपीयर होने लगे. क्लियरली अब वो अपनी रियल पावर यूज करने वाला था. ये गाय भी. थंडर बीस्ट को इतना ह्यूमन लाइक रिएक्ट करते देख शाओ येन हल्का सा हंसा. शबू. अगले मोमेंट थंडर ईटर सिल्वर थंडर में कंप्लीटली बेद हो गया. उसकी स्ट्रेंथ, अटैक और डिफेंस सब काफी इंक्रीज हो गए. उसका बॉडी मूवमेंट इतना फास्ट था कि स्पेस में टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस फैल गए. अब ये थंडर बीस्ट लाइटनिंग से भी फास्ट मूव कर रहा था और क्लियरली अपनी स्पीड और बॉडी को स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन बनाकर शाओ येन पर अटैक करना चाहता था. स्पीड का कंपैरिजन. अच्छा मौका है एक फाइटिंग स्किल टेस्ट करने का, शाओ येन ने कहा. उसके बॉडी पर डैजलिंग फ्लेम अपीयर हुई. फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे थंडर ईटर की अटैक की उसे कोई परवाह नहीं हो. क्या ये मरने का वेट कर रहा है? थंडर बीस्ट ने मोशनलेस खड़े शाओ येन को देखा और थोड़ा कंफ्यूज हो गया. लेकिन उसकी स्पीड कम नहीं हुई. वो डिस्ट्रक्टिव ऑरा के साथ शाओ येन पर चार्ज करता रहा. फायर एक्सप्लोजन टेक्निक. कुछ सेकंड्स बाद शाओ येन की आंखें अचानक खुली. उसके बॉडी से फ्लेम एनर्जी रिपल्स एक्सप्लोड हो गए. क्रैश. इस एक्सप्लोजिव टेक्निक के एक्टिवेट होते ही शाओ येन की स्पीड सेवरल टाइम्स फास्टर हो गई. अगर थंडर बीस्ट की स्पीड लाइटनिंग जैसी थी, तो अब शाओ येन की स्पीड लाइट की स्पीड जैसी लग रही थी. नेकेड आई या परसेप्शन से उसे ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था. टू. थंडर बीस्ट शाओ येन को फॉलो ही नहीं कर पा रहा था. वो कंफ्यूज होकर वहीं खड़ा रह गया. अब उसे भी समझ आ रहा था कि सामने वाला इंसान सिंपल नहीं है. इस थंडर एक्सप्लोजन टेक्निक को मॉडिफाई किया गया है. फ्लेम पावर यूज करके एक्सप्लोजन स्पीड कंप्रेस की गई है. स्पीड ट्रूली एस्टॉनिशिंग है. शाओ येन अपनी स्पीड फील करते हुए सैटिस्फाइड होकर मुस्कुराया. चलो, इसके बॉडी में काफी टायरानिकल एनर्जी बॉडीज भी हैं. पहले इसे ही खत्म कर देते हैं.
शाओ यान ने अपनी स्पीड स्लो कर दी और उसकी डीप प्यूपल्स में शॉकिंग किलिंग इंटेंट उभर आया। थंडर ईटर ने भी शाओ यान की किलिंग इंटेंट फील कर ली और तुरंत भागने लगा। कहाँ भाग रहा है? होली फ्लेम स्पेस। शाओ यान ने तुरंत डैजलिंग खाकी कलर्ड होली फ्लेम स्पेस एक्टिवेट कर दिया। इस होली फ्लेम स्पेस ने थंडर ईटर के सारे एस्केप रूट्स ब्लॉक कर दिए, साथ ही उसकी पावर को भी सप्रेस कर दिया। अब थंडर ईटर बस एक चॉपिंग बोर्ड पर पड़ा हुआ मीट बन चुका था। हुआंग क्वन थ्यान वू। होली फ्लेम स्पेस के अंदर शाओ यान की पावरफुल वॉइस गूंजी और डिस्ट्रक्टिव ऑरा के साथ अटैक थंडर ईटर पर गिर गया। हुआंग क्वन थ्यान वू एक लो लेवल सोल अटैक था, लेकिन शाओ यान अभी ज्यादा टेक्निक्स रिवील नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने यही यूज किया। सोल अटैक लगते ही थंडर ईटर का बॉडी शेक हो गया और वो कुछ टाइम के लिए स्टन हो गया। 7th लेयर हेवन शैटरिंग रूलर। अगले ही मोमेंट शाओ यान ने लाउड शाउट किया। होली फ्लेम से घिरा एंशिएंट इटर्नल फायर रूलर थंडर ईटर पर गिरा और बीस्ट सीधा 2 हिस्सों में कट गया। जहां से उसका बॉडी कट हुआ था, वहां पर खाकी कलर की होली फ्लेम अभी भी फ्लिकर कर रही थी। मरते वक्त शायद थंडर बीस्ट को कभी नहीं समझ आया कि एक 2 स्टार डुई शेन मिडिल स्टेज ह्यूमन के हाथ में वो इतना वीक क्यों हो गया। जैसे ही थंडर बीस्ट का बॉडी स्प्लिट हुआ, उसके अंदर से सिल्वर थंडर के विस्प्स अपीयर होने लगे। उसके बॉडी के अंदर एक हार्ट पाउंडिंग स्ट्रेंज फ्लक्चुएशन स्लोली इमर्ज हुआ। वो थंडर जैसा भी लग रहा था और एक बेबी जैसा भी। एक्सट्रीमली मिस्टीरियस। Battle through the heavens, the god, the flame emperor. Episode 1352. The storm is about to rise. ये क्या है? शाओ यान ने कहा जब उसने नोटिस किया कि थंडर ईटर को उसने आसानी से 2 हिस्सों में काट दिया था और उसके बॉडी से अचानक एक काफी मिस्टीरियस लाइट बीम धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। वेंग बजिंग। थंडर ईटर को शाओ यान ने 2 हिस्सों में काट दिया था और उसकी वाइटैलिटी अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। ले जिंग। अगले ही मोमेंट थंडर ईटर के बॉडी के अंदर एक प्रिज्मेटिक सिल्वर क्रिस्टल शाओ यान नजर में आया। ये सिल्वर क्रिस्टल लगभग हाथ के साइज का था और इसके अंदर से सिल्वर थंडर के ट्रेसेस बार बार निकल रहे थे, लेकिन उसके अंदर एक्सट्रीमली मैजेस्टिक और प्योर एनर्जी भी कंटेन थी। इस थंडर की हल्की सी प्रेजेंस से ही शाओ यान का दिल थोड़ा सा हिल गया। ये लेजिंग एक अच्छी चीज है, लेकिन इसका वैल्यू लिमिटेड है क्योंकि इसे सिर्फ लाइटनिंग टाइप पावर हाउसेज ही यूज कर सकते हैं। ये लेजिंग असल में 2 स्टार फाइटिंग इंपीरियल लेवल सोल बीस्ट के कंडेंस्ड होने से बनता है। अगर कोई थंडर टाइप पावर हाउस इसे अब्जॉर्ब करे तो उससे और भी पावरफुल थंडर पावर मिल सकती है या फिर उसकी स्ट्रेंथ डायरेक्टली इंक्रीज हो सकती है, सोल ईटर लॉर्ड ने कहा। ये सच में अफसोस की बात है। शाओ यान ने हेल्पलेसली सर हिला दिया। क्लियरली उसका इस चीज से कोई कनेक्शन नहीं था। स्क्वीक। चाहे शाओ यान इसे अब्जॉर्ब नहीं कर सकता था, लेकिन वो इसे वेस्ट भी नहीं करेगा। उसने अपना हाथ घुमाया और ले जिंग को स्टोर करने लगा। आखिर ये भी एक रेयर ट्रेजर था। शाओ यान रुक जाओ। अगले ही मोमेंट दूर से डू खिफई की अर्जेंट आवाज आई। किफई। शाओ यान ने यह सुना और उसके हाथ की मूवमेंट रुक गई। ये चीज मेरे लिए यूजफुल है, अगर हो सके तो क्या तुम मुझे दे सकते हो? डू खिफई और लियू किंग दोनों एक थंडर ईटिंग बीस्ट को मुश्किल से रोक रही थी और डू खिफई ने सोल पावर के थ्रू शाओ यान से बात की। ऑफकोर्स दे सकता हूं। शाओ यान ने यह सुनकर तुरंत समझदारी से स्माइल की। चाहे फ्रेंड होने की वजह से हो या फिर डू खिफई की रीइंकार्नेशन आइडेंटिटी की वजह से, शाओ यान इस ले जिंग को अकेला नहीं रखना चाहता था। थैंक यू। बदले में मैं तुम्हें ले टूम के फॉरबिडन एरिया में ले जाऊंगी। वहां बहुत सारे ट्रेजर्स हैं और बहुत कम लोग उस जगह के बारे में जानते हैं। ले टूम फॉरबिडन एरिया? शाओ यान पहले थोड़ा शॉक्ड हुआ, फिर धीरे से मुस्कुरा दिया। उसकी करंट स्ट्रेंथ 2 स्टार डो सीएन मिडिल स्टेज थी। अगर उसे ब्रेक थ्रू करना था तो नॉर्मल एनर्जी बॉडी से शायद पॉसिबल नहीं था। थंडर टूम के फॉरबिडन एरिया में डेफिनेटली बहुत ट्रेजर्स होंगे। डेंजर जरूर होगा, लेकिन शाओ यान उससे नहीं डरता था। बूम। थोड़ी देर बाद यू फैमिली सिस्टर्स और डू खिफई की लियू किंग की टीम ने काफी मेहनत के बाद बाकी के 2 थंडर ईटिंग बीस्ट को भी मार दिया, लेकिन उनके बॉडीज से ले जिंग नहीं निकला। लो। जैसे ही डू खिफई उसके पास आई, शाओ यान ने तुरंत ले जिंग उसकी तरफ थ्रो कर दिया। वेंग ओम। जैसे ही ले जिंग डू खिफई के हाथ में आया, एक शॉकिंग ऑरा बर्स्ट हो गया। क्लियरली ये चीज डू खिफई के साथ परफेक्टली मैच हो रही थी। पहले इसे अब्जॉर्ब कर लो। ये अभी सिर्फ पेरिफेरी एरिया है, यहां मिलने वाले पावर हाउसेस ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन जब थंडर टूम के अंदर डीपर जाएंगे, वहां के अपोनेंट्स बहुत डेंजरस होंगे। शाओ यान ने डू खिफई के बॉडी से निकलती फायरी ऑरा को देखकर कहा, ओके, थैंक यू। डू खिफई ने मना नहीं किया। वो क्रॉस लेग्ड बैठ गई और सिल्वर ले जिंग को अपने सामने सस्पेंड कर दिया, फिर अपनी कल्टिवेशन टेक्निक चलाकर उसे रिफाइन करने लगी। क्रैश। ये ले जिंग देखने में सिंपल था, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं था। उसका आउटर सिल्वर क्रिस्टल लेयर बहुत स्ट्रांग था। चाहे डू खिफई की थंडर पावर स्ट्रांग थी, फिर भी उसे क्रैक करने में टाइम लगने वाला था। चलो वेट करते हैं, वैसे भी टाइम की ज्यादा कमी नहीं है। शाओ यान ने डू खिफई को कल्टिवेट करते हुए देखा तो बाकी सब भी शांत हो गए। लगता है इस लड़की के थंडर पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता।
डू खिफाई के बॉडी से निकलती सिल्वर थंडर को देखकर शाओ यान के दिल में थोड़ा शॉक पैदा हुआ। इस लड़की के बॉडी में शायद थंडर टाइप हेवनली सीड है, इसलिए उसकी थंडर पावर नॉर्मल पावर हाउसेस से काफी ज्यादा स्ट्रांग है। सो लीटर मास्टर ने कहा, थंडर टाइप हेवनली सीड। शाओ यान ने यह सुनकर धीरे से सर हिला दिया, लेकिन उसे थोड़ा डाउट था। सिर्फ एक थंडर टाइप हेवनली सीड इतना टेरिफाइंग प्रेशर नहीं दे सकता। शायद डू खिफई के बॉडी में कोई और सीक्रेट भी छुपा हुआ था। और जब थंडर टूम के अंदर ये सब हो रहा था, तब बाहर कुछ और ही चल रहा था। फॉर्ज्ड नाइफ थंडर वैली। थंडर वैली के अंदर एक एलिगेंट मैनर के बैक गार्डन में ड्वान तियानयान, जो कि फॉर्ज्ड नाइफ थंडर वैली का डेप्यूटी हेड था, आराम से पवेलियन के बीच में बैठा हुआ चाय पी रहा था। उसका एक्सप्रेशन बहुत रिलैक्स था। सर, कुछ हो गया है। अगले मोमेंट पवेलियन के ऊपर से एक शैडोई वॉइस सुनाई दी। क्या हुआ, बोलो। ड्वान तियानयान ने भौएं सिकोड़ी और ठंडी आवाज में कहा, यू हुआन, ये बास्टर्ड। अगर उसने हमारा बड़ा प्लान खराब किया तो मैं उसे खुद मार डालूंगा। पवेलियन में उसकी कोल्ड वॉइस गूंज उठी। इसके अलावा सोल पैलेस के एक्सपर्ट सक्सेसफुली थंडर रेल्म में घुस चुके हैं और हमारी सिन फोर्सेज ने थंडर सिटी में ऑलरेडी हेवन एंड अर्थ नेट सेट कर दिया है। सब कुछ तैयार है, बस एक फाइनल स्टेप बाकी है। शैडो वॉइस ने कहा, जाकर सोल पैलेस वालों को बोलो मेरी परमिशन के बिना कोई भी मूव नहीं करेगा, और एक और इंसान को थंडर टूम में भेजो ताकि यू हुआन की सेफ्टी इंश्योर हो सके। माय लॉर्ड, यू हुआन और उसके ट्विन्स दोनों 4 स्टार फाइटिंग एम्पायर्स हैं, शायद उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा। शैडो फिगर ने डाउट से कहा, क्या तुम मेरी बात पर सवाल उठा रहे हो? ड्वान तियानयान ने ठंडी आवाज में कहा। थंडर वैली का डेप्यूटी मास्टर होने के नाते वो जानता था कि थंडर टूम के अंदर कितनी टेरिफाइंग एग्जिस्टेंसेस छुपी हुई हैं। सिर्फ 3 4 स्टार फाइटिंग एम्पायर्स क्या, शायद 5 4 स्टार फाइटिंग एम्पायर्स भी उनके सामने कुछ नहीं थे। जी माय लॉर्ड, शैडो ने रिस्पेक्ट से जवाब दिया और धीरे धीरे गायब हो गया। ये श्रापित एलियन रेसेस क्या सच में सोचते हैं कि ह्यूमंस बेवकूफ हैं? ये घोस्ट क्लैन सच में हेडेक है। ड्वान तियानयान ने अपने फोरहेड को रब करते हुए कहा और फाइनल प्लान के बारे में सोचने लगा। ये सब रिवेंज प्लान था। सिन फोर्सेस, इविल क्लैन और सोल पैलेस, तीनों पावरफुल फोर्सेस एक साथ मिल चुकी थीं। उनका गोल था थंडर वैली ऑफ फॉर्ज्ड स्वॉर्ड्स और पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना। और इस प्लान का स्टार्ट टाइम होगा जब डोंगजू कॉम्पिटिशन कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। बस वेट करो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जल्द ही ये पूरा ईस्ट कॉन्टिनेंट खुद ही दुनिया से गायब हो जाएगा। ड्वान तियानयान के फेस पर एक ईविल स्माइल आई। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल नरक के कीड़े जैसा घिनौना लग रहा था। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1353, लाइची न्यूज। ग्रे जमीन के ऊपर हर जगह एक डेड साइलेंस जैसी वीरानी थी। आसमान में लगातार डेफनिंग थंडर की आवाज गूंज रही थी, जो थंडर टूम के एटमॉस्फेयर को और भी टेरिफाइंग बना रही थी। 1 महीना हो गया कि फेई ने अभी तक ब्रेक थ्रू क्यों नहीं किया? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? यू रान और उसकी सिस्टर थोड़ी वरिड थीं। थंडर रेल्म में इतने दिन साथ रहने से उनके बीच काफी स्ट्रांग फ्रेंडशिप बन चुकी थी। शायद नहीं, लियो किंग की ब्यूटीफुल आइज डू की फेई पर टिकी हुई थीं, जो सिल्वर लाइट में कंप्लीटली बेस्ड थीं। उसने धीरे से सिर हिला दिया। आखिर डू की फेई थंडर वैली की होप थी, इसलिए नेचुरली उसके पास स्पेशल एबिलिटीज थीं। लेकिन उसका अब्जॉर्प्शन टाइम सच में थोड़ा ज्यादा लंबा लग रहा था। बूम! अगले मोमेंट एक डैजलिंग थंडर पावर अचानक स्पेस में घूम उठी। इस थंडर के अंदर एक फेमिलियर ऑरा भी था, डू की फेई की ऑरा। लगता है ब्रेक थ्रू हो गया। शाओ यान ने आसमान में थंडर और डू की फेई को देखकर तुरंत समझ लिया कि ये ब्रेक थ्रू का साइन है। क्रैश! सिल्वर लाइट से घिरी हुई डू की फेई को उनकी बातें पता नहीं थीं। लगातार सिल्वर थंडर अपीयर होकर सीधा उसके बॉडी के डू कोर में इंजेक्ट हो रहा था। जब एनर्जी ऑलमोस्ट सैचुरेटेड हो गई, तब एक डेफनिंग साउंड पूरे हेवन और अर्थ में गूंज उठा। क्लियरली ब्रेक थ्रू हो चुका था। सी! सिल्वर लाइट धीरे धीरे डिसिपेट होने लगी। डू की फेई के बॉडी पर अब भी थोड़ा सिल्वर थंडर घूम रहा था। उसने अपनी ब्यूटीफुल आइज खोली और उसके बॉडी से पहले से भी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रही थी। लेट 2 स्टार फाइटिंग इन्फिनिट। शाओ यान ने तुरंत उसकी स्ट्रेंथ को देख लिया। 1 महीने का टाइम और लाई जिंग की पावर ने डू की फेई को मिडिल 2 स्टार फाइटिंग इन्फिनिट से लेट 2 स्टार फाइटिंग इन्फिनिट तक ब्रेक थ्रू करा दिया था। इससे क्लियरली पता चलता था कि लाई जिंग में कितनी टेरिफाइंग एनर्जी होती है। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ थंडर एट्रीब्यूट यूजर्स के काम आती है, इसीलिए इसका वैल्यू लिमिटेड होता है। थैंक यू। डू की फेई नेचुरली जानती थी कि जब वो लाई जिंग अब्सॉर्ब कर रही थी, तब शाओ यान और बाकी सब उसके लिए गार्ड कर रहे थे। बीच में कुछ अनवांटेड गेस्ट्स भी आए थे, लेकिन शाओ यान ने सबको भगा दिया था। इस काइंडनेस को डू की फेई ने दिल में रख लिया। अब जब ब्रेक थ्रू हो गया है, तो हमें थंडर टूम के अंदर डीपर मूव करना चाहिए। जब तुम कल्टीवेशन कर रही थी, तब मैंने आसपास सर्च किया। यहाँ के एनर्जी बॉडीज मैक्सिमम 2D लेवल या 1 स्टार डूशियन लेवल के हैं। हमारे लिए ये इनसिग्निफिकेंट हैं। और मेरी सोल पावर के हिसाब से थंडर टूम के डीपर एरियाज में काफ़ी पावरफुल एनर्जी बॉडीज हैं। हमारा गोल वही होना चाहिए। शाओ यान ने सॉफ्टली कहा।
बिल्कुल, ये तो सिर्फ थंडर टूम का आउटर मोस्ट लेयर है। बाहरी लोग नहीं जानते, लेकिन हमारी फॉर्जिंग नाइफ थंडर वैली थंडर टूम को 3 लेयर्स में डिवाइड करती है। फर्स्ट लेयर में मोस्टली डू एम्परर लेवल एनर्जी बॉडीज होते हैं और डू शियान लेवल एनर्जी बॉडीज ऑलमोस्ट नहीं होते। सेकेंड लेयर में एनर्जी बॉडीज का लेवल मिक्स्ड होता है, वहाँ 3 स्टार डू शियन या 4 स्टार डू शियन लेवल एनर्जी बॉडीज भी मिल सकते हैं। डू की फेई ने सॉफ्टली एक्सप्लेन किया, उसकी आइज में सिल्वर थंडर की हल्की चमक थी। थर्ड लेयर का क्या? लियू किंग ने तुरंत पूछा जब डू की फेई थोड़ा रुक गई। थर्ड लेयर का एंट्रेंस सिर्फ थंडर वैली के वैली मास्टर को पता होता है, वो जहां बहुत मिस्टीरियस है। कहते हैं कि वो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट्स का रेस्टिंग प्लेस है, लेकिन क्योंकि वो जगह बहुत मिस्टीरियस है इसलिए कोई भी उसका एंट्रेंस नहीं जानता, डू की हई ने कहा, लेकिन उसकी वाटरी आइज एक्साइटमेंट से भरी हुई थीं। तुम एंट्रेंस जानती हो? शाओयान ने तुरंत नोटिस किया कि डू की फेई का मूड थोड़ा अनस्टेबल हो गया है। मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूं, लेकिन वो हमारे फॉर्जिंग नाइफ थंडर वैली का फॉरबिडन एरिया है, शायद बहुत डेंजरस भी हो। तुम लोग ईस्टर्न कॉन्टिनेंट कंपटीशन के फेवरेट्स हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो डू की फेई थोड़ा हेजिटेट करने लगी। वो शाओयान और उसके ग्रुप को थंडर टूम के थर्ड लेयर में ले जाकर उनका एहसान चुकाना चाहती थी, क्योंकि शाओयान ने उसे लाइजिंग दिया था। लेकिन उस जगह के बारे में थंडर वैली में भी बहुत स्कैरी र्यूमर्स थे। थंडर टूम ट्रेनिंग खत्म होने के बाद थर्ड लेयर देख लेंगे, अभी उसकी टेंशन मत लो। शाओयान हल्का सा मुस्कुरा दिया। क्लियरली उसे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स के लेवल काफ़ी एक्साइट कर रहे थे, लेकिन अभी उसका मेन गोल एनर्जी बॉडीज अब्जॉर्ब करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना था। ठीक है, डू की फेई ने शाओयान की तरफ देखा और तुरंत अग्री कर लिया। थंडर टूम के थर्ड लेयर का एंट्रेंस नॉर्मली सिर्फ थंडर वैली के वैली मास्टर्स को पता होता था, लेकिन डू तियांग होंग को डू की फेई बहुत पसंद थी, इसलिए उसने पहले ही एंट्रेंस का लोकेशन बता दिया था। अब चलो सेकंड लेयर की तरफ चलते हैं, वहाँ काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। डू की फेई ने आसपास की ग्रे लैंड को देखा और आसमान की एक डायरेक्शन की तरफ देखते हुए कहा, सेकंड लेयर के एनर्जी बॉडीज हमारी स्ट्रेंथ और भी बढ़ा सकते हैं। लियो किंग ने सॉफ्टली कहा। सिर्फ इतना ही नहीं, थंडर ट्यूब में काउंटलेस पावरफुल एनर्जी बॉडीज हैं जो कल्टीवेशन के लिए बेस्ट एनर्जी सोर्स हैं, लेकिन उन्हें अब्जॉर्ब करने के लिए पहले उन्हें डिफीट करना पड़ता है। लेकिन ये सब थंडर टूम की बेसिक चीजें हैं। इसके अंदर एक स्पेशल जगह भी है जिसे थंडर पॉन्ड यानी लाइची कहते हैं। वो पूरी तरह थंडर पावर से प्रोटेक्टेड रहती है और वहाँ गार्डियन स्पिरिट बीस्ट्स भी होते हैं। इसलिए जब भी थंडर टूम ओपन होता है, बहुत कम एक्सपर्ट्स थंडर पॉन्ड तक पहुँच पाते हैं। लेकिन अगर कोई वहाँ एंटर कर ले और बाहर निकले तो उसके बॉडी में अर्थ शेकिंग चेंज हो जाता है। वो चेंज एग्जैक्टली क्या होता है मैं नहीं बता सकती, लेकिन वो हम सब के लिए बहुत बेनिफिशियल है, डू की फेई ने कहा। थंडर पॉन्ड के बारे में थंडर वैली में भी अलग अलग र्यूमर्स थे, इसलिए उसे भी एग्जैक्ट ट्रूथ नहीं पता था। अगर ऐसा है तो चलो चलते हैं, पहले सेकंड लेयर में जाकर पावरफुल एनर्जी बॉडीज अब्जॉर्ब करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। उसके बाद सीधा थंडर पॉन्ड जाएंगे, वहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। शाओयान के लिप्स पर हल्की स्माइल आई। यस, बाकी चारों लड़कियों ने भी सिर हिला दिया। फिर सब लोग एक साथ थंडर टूम के डीपर एरियाज की तरफ मूव कर गए। सी ग्रे जमीन पर इस वक्त हर जगह काफ़ी कंटेस्टेंट्स दिख रहे थे। ये कंटेस्टेंट्स एनर्जी बॉडीज़ को कैप्चर करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे थे, लेकिन कुछ वीक कंटेस्टेंट्स ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके थे। जब वो थंडर टूम में एंटर हुए थे तब थंडर वैली के एक्सपर्ट्स ने उन्हें बताया था कि अगर कभी कोई अनबीटेबल एनिमी मिल जाए तो बस थंडर कार्ड को क्रश कर देना। ऐसा करते ही वो तुरंत थंडर टूम से टेलीपोर्ट होकर बाहर निकल जाएंगे। इसलिए लाइफ की टेंशन कम होने की वजह से टेंस ऑफ थाउजेंड्स कंटेस्टेंट्स ने भी कॉन्फिडेंटली पार्टिसिपेट किया था। ओह क्या बैड लक है। अभी अभी एक 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल लेवल एनर्जी बॉडी मिली थी, लेकिन एल्केमिस्ट एसोसिएशन की टीम ने पहले ही ले ली, लीडिंग मैन ने गुस्से से कहा। ये लोग मर्सनरी यूनियन की टीम थे। लेई सिटी में सिर्फ हेवन डिफाइंग जीनियसेस ही नहीं थे, कुछ ऐसे पावर हाउसेस भी थे जो बस रिसेंटली फाइटिंग इमॉर्टल लेवल तक पहुंच पाए थे। उन्हें भी उनकी फोर्सेस ने थंडर टूम भेजा था। थंडर टूम में रेयर एनर्जीज और स्ट्रेंथ इंक्रीज करने का चांस मिलता था, इसलिए मेजर फोर्सेस ने भी अपनी टीम्स यहाँ भेजी थी। साला एल्केमिस्ट एसोसिएशन बहुत ज़्यादा ही एरोगेंट हो गए हैं। अगर उनके पास 2 स्टार डोसियन एक्सपर्ट नहीं होता तो हमारी मर्सनरी यूनियन की टीम ऐसे एम्बैरस नहीं होती। उनके साथ आए डजन्स मेंबर्स डिप्रेस हो गए। उनके लिए 1 स्टार डोसियन से 2 स्टार डोसियन का गैप अभी भी काफ़ी बड़ा था, इसलिए अभी वाली एनर्जी बॉडी को उन्हें छोड़ना ही पड़ा। चलो किसी और जगह देखते हैं। अगले मोमेंट मर्सनरी यूनियन का लीडर हेल्पलेस टोन में बोला और सब लोग वहाँ से चल दिए। ओह, मर्सनरी यूनियन के लोग? जैसे ही वो लोग वहां से चले, उनके सामने एक फिगर अचानक अपीयर हो गया। ये आदमी पूरी तरह वाइट बैंडेजेस से रैप था, सिर्फ उसकी स्ट्रेंज प्यूपल्स दिख रही थी। उसका पूरा बॉडी मम्मी जैसा लग रहा था और उन वाइट बैंडेजेस पर कुछ मिस्टीरियस पैटर्न्स भी बने हुए थे। तुम हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? हम मर्सनरी यूनियन के लोग हैं।
मर्सनरी यूनियन के लीडर ने डाउट से कहा जब उसने देखा कि ये पावरफुल आदमी सीधा वॉइड में अपीयर हो गया। तुम्हारी मर्सनरी यूनियन का मैड्रिगल यानी मूगे अभी कहाँ है? वाइट बैंडेज मैन ने उनकी बात इग्नोर करते हुए कंटेम्प्ट से पूछा। हाँ, तुम जैसे आदमी के लिए सीनियर ब्रदर मूगे को एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, हम ही तुम्हें मारने के लिए काफी है। अटैक! मर्सनरी यूनियन का एक मेंबर गुस्से से बोला। मूगी मर्सनरी यूनियन में काफ़ी रिस्पेक्टेड था और कई मिशंस में पार्टिसिपेट करता था, इसलिए जब किसी अननोन ने उसका नाम इंसल्ट किया तो उन्हें गुस्सा आ गया। डेथ ढूंढ रहे हो? वाइट बैंडेज्ड मैन ने सॉफ्टली कहा। फिर उसके बॉडी पर बंधी कुछ वाइट बैंडेजेस जैसे जिंदा होकर अलग हो गईं और लाइटनिंग स्पीड से अटैक करने लगीं। बूम! बैंडेजेस ने रेजिस्टिंग मेंबर्स के बॉडीज को सीधा पियर्स कर दिया। जब वो 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स बैंडेजेस से पियर्स हुए तो तुरंत उनकी वाइटैलिटी खत्म हो गई और वो पाउडर बनकर हवा में बिखर गए। 3 स्टार डो सीएन? ये सीन देखकर मर्सनरी यूनियन के लीडर का पेल फेस हो गया। ऐसा क्रशिंग पावर सिर्फ 3 स्टार डो सीएन पावर हाउस ही दिखा सकता था। अब उसके दिल में डेथ का फियर भर गया। बोलोगे या नहीं? वाइट बैंडेज्ड फिगर इम्पेशेंट हो गया। अगर नहीं बोला तो मर जाओगे। उसने कोल्ड स्नॉट किया। फिर और बैंडेजेस उसके बॉडी से अलग होकर नीचे बचे हुए लोगों पर डेडली अटैक करने लगीं। भागो! मर्सनरी यूनियन के लीडर ने तुरंत शाउट किया। अब कोई ऑप्शन नहीं था, सब लोग अलग अलग डायरेक्शंस में भागने लगे। उन्हें पता था कि स्ट्रेंथ गैप बहुत ज़्यादा है, अब बस जितने लोग बच सकें उतना काफ़ी है। कितना बोरिंग है! वाइट बैंडेज मैन ने सिर हिला दिया। फिर उसने अपनी बैंडेजेस अलग अलग डायरेक्शंस में शूट कर दी। उनकी अटैक पावर इतनी स्ट्रांग थी कि हिट होने पर कोई भी इंस्टेंटली मर जाता। हा! शिएग्वांग गैंग के लोग कब से इतने एरोगेंट हो गए हैं? तभी अचानक स्पेस में एक स्नीयर गूंजा। कौन है? बाहर आओ। वाइट बैंडेज्ड फिगर का हार्ट थोड़ा शेक हो गया। उसने तुरंत अपनी बैंडेजेस वापस खींच ली और अपने बॉडी के अराउंड टाइटली रैप कर ली। नाम बदलने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम शाओयान है। अगले मोमेंट शाओयान के बॉडी से ह्यूज फ्लेम अटैक डायरेक्टली वाइट बैंडेज्ड फिगर की तरफ स्लैश हुआ। क्रैश! उस फ्लेम के अंदर एक्सट्रीमली मैस्कुलिन एरा था। जैसे ही वो वाइट बैंडेज्ड मैन के पास पहुंचा, उस पर टेरिफाइंग प्रेशर क्रिएट हो गया। शाओयान? क्या ये वही नाम है जिसे सोल पैलेस में लोअर वर्ल्ड वाले किड को अरेस्ट करने के लिए अनाउंस किया था? कोइंसिडेंस है या नहीं? वाइट बैंडेज्ड मैन के माइंड में एक स्ट्रेंज थॉट आया। टिस्क टिस्क, लगता है आज बड़ा फिश मिल गया। शाओयान ने तुरंत लाफ किया। शाओयान की ह्यूज सोल पावर ने उसके थॉट्स सेंस कर लिए थे। दूर से ही शाओयान के बॉडी के होली फ्लेम्स एक्सट्रीमली वायलेंट रिएक्शन दे रहे थे। इससे प्रूव हो गया कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन के मेंबर्स थंडर ट्यूब में घुस चुके हैं। और सामने खड़ा ये ममी जैसा वाइट बैंडेज्ड मैन क्लियरली सस्पिशियस था। शाओयान को ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया, ये आदमी एलियन ईविल रेस का मेंबर था। उसके बॉडी पर बंधी बैंडेजेस सिर्फ वेपन ही नहीं बल्कि एक पावरफुल सीलिंग टेक्निक भी थी जो उसके ईविल एरा को हाइड करती थी। लेकिन शाओयान के पास होली फ्लेम थी और होली फ्लेम के सामने ऐसी सीलिंग टेक्निक ज्यादा देर तक काम नहीं करती। तो मर्सनरी यूनियन के लोगों का ध्यान रखो, इस बास्टर्ड को मैं हैंडल करूंगा, शाओयान ने कहा। उसके बॉडी से डैजलिंग फाइटिंग स्पिरिट इरप्ट हो गई और उसकी आईज सीधा वाइट बैंडेज्ड मैन पर लॉक हो गईं। हा, लड़के तुम वीक नहीं लगते, लेकिन मुझे हराना चाहते हो तो ये बस एक फुलिश ड्रीम है। वाइट बैंडेज्ड मैन ने कोल्ड स्नॉट किया। बकवास बंद करो, फाइट करो। अगर तुम हार गए तो तुम मेरे हाथ में गिरोगे। शाओयान की आईज ब्लेजिंग हो गई। शायद होली फ्लेम का रिस्ट्रेंट हो या फिर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस के लिए उसकी नेचुरल हेट्रेड हो, या फिर होली फ्लेम कंट्रोलर होने के नाते शाओयान की ड्यूटी की वजह से। शाओयान का एक्सप्रेशन अब थोड़ा मैडनेस के करीब हो गया था। Battle Through the Heavens God the Flame Emperor Episode 1355 Ghost White Puppet। स्ट्रेंज, शे गुआंग गैंग का ये आदमी, इसके बॉडी की ऑरा कुछ सही नहीं लग रही। आसमान में शाओयान और वाइट बैंडेजेस वाले आदमी को स्वॉर्ड फाइट करते देखकर डू की फेई ने तुरंत अपनी खूबसूरत आंखों से उसकी ऑरा ऑब्जर्व की और कुछ गलत महसूस किया। फेयर, तुम्हें भी महसूस हुआ? अगले मोमेंट उसके पास खड़े ल्यू किंग ने भी अपनी भौएं उठा दी। क्योंकि वो लाइट एलिमेंट की यूजर है, इसलिए उसकी ईविल और डार्क फोर्सेस के लिए परसेप्शन बहुत स्ट्रांग है। जब उसने वाइट बैंडेजेस वाले आदमी को देखा तो उसके बॉडी में एक स्ट्रांग ऑप्रेशन और डिस्गस्ट का एहसास हुआ। ऐसा फीलिंग सिर्फ बहुत ही कम चीज़ों से आता है। चलो अभी बस देखते हैं। शाओयान ने हमें एक्शन लेने का सिग्नल नहीं दिया। शायद उसे पता है कि ये आदमी सिंपल नहीं है, उसके पास अपना कोई प्लान होगा। अगर आखिर में वो हार गया तब हम एक्शन ले लेंगे। वाइट बैंडेज्ड मैन से निकल रही टिरानिकल प्रेशर को देखकर डू किफेई और ल्यू किंग ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा,
ऑब्वियसली शाओयान की स्ट्रेंथ उतनी सिंपल नहीं थी जितनी सरफेस पर दिख रही थी। उन दोनों में से एक स्वॉर्ड फॉर्जर थंडर वैली की फेवरेट टैलेंट थी और दूसरी होली सी की हाई लेवल मेंबर। उनकी स्ट्रेंथ भले ही ज़्यादा ना हो, लेकिन अगर वो अपने मेथड्स पूरी तरह यूज़ करें तो रियल 3 स्टार डू सियान के सामने भी एस्केप करना मुश्किल नहीं था। तुम्हारी आइडेंटिटी काफ़ी स्पेशल लग रही है। मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी है कि तुम इतनी हिम्मत करके थंडर टूम में क्यों आए हो। शाओयान हंसा। उसकी आवाज़ कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। ये आदमी स्ट्रांग ज़रूर था, लेकिन शाओयान के पास बॉडी टेक्निक्स, मूवमेंट फाइटिंग स्किल्स और सोल इंटरफेरेंस फाइटिंग स्किल्स सब रेडी थे। अगर रियल 3 स्टार डू सियान का सामना भी हो जाए तो फाइट करना इम्पॉसिबल नहीं था। तुम ह्यूमंस वाकई में ऐसे क्रीचर्स हो जो वक्त की सिचुएशन समझना नहीं जानते। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अच्छे से फियर का एहसास कराता हूँ। वाइट बैंडेज्ड मैन जोर से हंसा। उसके पैर के नीचे से वाइट बैंडेजेस के सर्कल्स तुरंत अलग होने लगे और उसके अराउंड रिगल होने लगे। जब बैंडेजेस हट गए तो उसका ह्यूमन लाइक अपीयरेंस सबको क्लियरली दिखने लगा। ये आदमी, शाओयान ने भवें से कोड ली। उसके बॉडी से फायरी फ्लेम्स निकलकर आसपास गैदर होने लगी। बहुत मुश्किल से कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑरा वाला आदमी मिला था। चाहे वो रियल एलियन हो या ईविल रेस का मेंबर, शाओयान उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला था। थंडर वैली के नाइफ फॉर्जिंग एक्सपर्ट शाओयान, जो मर्सनरी यूनियन के लोग ऑलमोस्ट कोलैप्स होने वाले थे, उन्होंने शाओयान और बाकी लोगों को देखकर तुरंत एक्साइटमेंट महसूस की। ये सब लोग ईस्टर्न कॉन्टिनेंट राइवल कॉम्पिटिशन के सबसे फेमस फिगर्स थे। अब तुम लोग वापस चले जाओ, ये बैटल तुम्हारी कैपेबिलिटी से बाहर है। लियू किंग ने आसमान में गैदर हो रही मैसिव मोमेंटम को देखकर कहा। हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। हम इस बात को मर्सनरी यूनियन के टॉप लेवल को जरूर रिपोर्ट करेंगे। अलविदा, कुछ लोगों ने कहा और तुरंत अपनी स्पीड बढ़ाकर वहां से चले गए। हु आसमान में विंड ब्रेकिंग की स्ट्रेंज आवाज घूम रही थी। उसकी पावर इतनी स्ट्रांग थी कि वो थंडर टूम की थंडर साउंड से कंपीट कर रही थी। तो सच में ईविल ग्वांग गैंग में कुछ गड़बड़ है। अब जाकर डू की फेई को पूरा यकीन हो गया। शायद ये फोर्स ईविल क्लैन की ब्रांच है, या फिर ईविल क्लैन ने कुछ ह्यूमंस को अपना एकम्प्लिस बना लिया है। घोस्ट व्हाइट पपेट, बाहर आओ और मेहमानों का वेलकम करो, व्हाइट बैंडेज्ड मैन ने कमांड दी। अगले मोमेंट उसके पास के व्हाइट बैंडेजेस फेंट ब्लू लाइट के साथ आसमान में अपीयर हो गए। क्रैश! जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, आसमान में ग्लूमी विंड फूट पड़ी और एक स्ट्रेंज ईविल ऑरा हवा में फैल गई। कुछ ही देर में एक हंड्रेड्स ऑफ फीट टॉल व्हाइट पपेट सबके सामने अपीयर हो गया। ये व्हाइट पपेट एक एंशिएंट ममी जैसा लग रहा था। उसका पूरा बॉडी व्हाइट बैंडेजेस से टाइटली रैप्ड था। उसके लिम्स क्लियरली दिख रहे थे और उसकी प्यूपल्स में ब्लडी रेड लाइट फ्लैश कर रही थी। उसके बॉडी से वायलेंट पावर निकल रही थी। एक पपेट! शाओयान फायरी फ्लेम से घिरा हुआ था, फिर भी उसे व्हाइट पपेट से कोल्ड किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा था। इसमें कोई डाउट नहीं था कि इस पपेट की पावर शायद अभी तक शाओयान ने जितने एनिमीज फेस किए हैं उनमें सबसे स्ट्रांग थी। घोस्ट व्हाइट पपेट, अटैक! अपनी पावर यूज करके यहां सबको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दो। व्हाइट बैंडेज के कवर के बिना उस आदमी से फेंट ब्लू लाइट निकलने लगी और उस लाइट के अंदर एक हेटफुल ईविल बॉडी नजर आ रही थी। तो सच में एलियन रेस है। जब मैं इस पपेट को डिफीट कर दूंगा तब तुमसे बहुत सारी बातें पूछनी है। शाओयान या दिल एक्साइटमेंट से गर्म हो गया। डू सियान बिनने के बाद ये पहली बार था जब वो फॉरेन ईविल क्लैन के इतने करीब फाइट कर रहा था। बूम! घोस्ट व्हाइट पपेट व्हाइट बैंडेजेस से बना हुआ और हंड्रेड्स ऑफ फीट का ममी जैसा जायंट लग रहा था, लेकिन उन बैंडेजेस से ईविल पावर और एक रेयर सीलिंग पावर बर्स्ट हो रही थी। फायर, आ जाओ, शाओयान ने डीप वॉइस में कहा। उसके बॉडी का डू कोर हाई स्पीड से रोटेट होने लगा। अगले मोमेंट फेंजवे कल्टीवेशन टेक्निक भी एक्सट्रीम फास्ट सर्कुलेट होने लगी और डू टेक्निक को कंटिन्यूअस डू की सप्लाई करने लगी। फेंजवे रूट से आने वाली डू की फ्लेम्स डू कोर से डायरेक्टली आने वाली एनर्जी से काफी ज्यादा टेरानिकल थी, लेकिन इस वक्त शाओयान का पूरा फोकस सिर्फ इस एनिमी को डिफीट करने पर था, इसलिए उसने डू कोर और फेंजवे के बीच के कनेक्शन पर ध्यान नहीं दिया। इस लड़के की फ्लेम्स कुछ अबनॉर्मल लग रही हैं। ईविल मैन ने शाओयान के बॉडी के आसपास रिगल कर रही फ्लेम्स को देखकर कहा। पता नहीं क्यों उसे एक नेचुरल एनिमी जैसा फीलिंग आ रहा था। बाई पपेट, अटैक! ईविल मैन ने नेक्स्ट मोमेंट डिले नहीं किया और ऑर्डर दे दिया। तो तुम आ रहे हो, देखते हैं ये घोस्ट व्हाइट पपेट कितना स्ट्रांग है। शाओयान के लिप्स के कोने पर एक स्ट्रेंज स्माइल आ गई जब उसने बैंडेज्ड व्हाइट पपेट को अपनी तरफ आते देखा। अच्छा हुआ तुम आ गए। ईविल मैन की आवाज गिरते ही घोस्ट व्हाइट पपेट ने अपनी पाम से सीधा शाओयान की पोजीशन पर जोर से अटैक किया। उसी वक्त एक फेंट ब्लू एनर्जी बीम अचानक अपीयर हुई और सीधा शाओयान की तरफ ब्लास्ट हो गई। डार्क ब्लू बीम के अंदर वॉइड में क्रैक्स दिखने लगे और बीच बीच में वायलेंट विंड ब्रेकिंग की आवाज भी सुनाई देने लगी। फायर एक्सप्लोजन टेक्निक। शाओयान का फेस बिल्कुल काम था। जैसे ही फेंट ब्लू लाइट उसे हिट करने वाली थी, उसने हल्की सी आवाज में टेक्निक एक्टिवेट की और उसके बॉडी के अराउंड फ्लेम्स का फैंटम कंटिन्यूअसली अपीयर होने लगा। बुम बुम बुम!
डार्क ब्लू एनर्जी बीम में इतनी टेरिफाइंग एनर्जी थी कि वो आसानी से किसी भी 2 स्टार डोज यान पावर हाउस को ऑब्लिटरेट कर सकती थी। शाओयान तो सिर्फ मिड स्टेज 2 स्टार डोज यान था, इसलिए ईविल मैन ने चेक भी नहीं किया कि शाओयान मरा या नहीं। उसने तुरंत अपना टारगेट शाओयान के साथ आई लड़कियों पर शिफ्ट कर दिया। उन लड़कियों की अपनी अपनी ब्यूटी थी, अगर उन्हें जिंदा कैप्चर कर लिया जाए तो काफी मजा आ सकता था। जैसे ही ईविल मैन के माइंड में ये गंदे थॉट्स आए, अचानक एक फियर्स फ्लेम अटैक हवा से निकला। बैंग बैंग बैंग। फ्लेम अटैक ने बिना किसी ऑब्स्टिकल के सीधा ईविल मैन के बॉडी को हिट किया। तुरंत उसका बॉडी मिस्ट बन गया और शाओयान के फ्लेम अटैक से डार्क ब्लू लाइट में कन्वर्ट हो गया, जो क्लियरली काफी डैमेज हो चुकी थी। फायर एक्सप्लोजन टेक्निक ने शाओयान को लाइटनिंग जैसी स्पीड दे दी थी, जो खुद शाओयान को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। बास्टर्ड, डैम बास्टर्ड, ईविल मैन गुस्से से सोच रहा था। शाओयान की स्पीड उसके पपेट के अटैक से भी ज्यादा फास्ट निकली और इसी वजह से उसे इतना पावरफुल अटैक लगा। डार्क ब्लू लाइट के अंदर रिजेंटमेंट की फीलिंग थी। बताओ, तुम किस क्लैन से बिलोंग करते हो? अगले मोमेंट शाओयान का बॉडी फायरी रेड फ्लेम से कवर हो गया, बिल्कुल एक फ्लेम एल्फ जैसा सीक्रेट लग रहा था। एंशिएंट रूलर ऑफ स्ट्रेंज फायर पर टेरिफाइंग फ्लेम गैदर थी और उसका टिप सीधा फेंट सियान लाइट ग्रुप की तरफ पॉइंट कर रहा था। तुम्हें यह कैसे पता हो सकता है? तुम्हें मरना ही होगा। ईविल मैन क्लियरली शॉक हो गया था कि शाओयान इतना जानता है। शॉक के बाद उसने जोर से रोर किया, अगर शाओयान एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस के बारे में इतना जानता है तो वो कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं हो सकता। क्रैश! नहीं, उसे रोको। अगले मोमेंट शाओयान हवा में चल रहा था, लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया कि फेंट सियान लाइट अचानक घोस्ट वाइट पपेट की तरफ रश करेगी। उसके माइंड में तुरंत बैड फीलिंग आई और वो जोर से चिल्लाया, लेट हो चुका है। फ्यूजन, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगले मोमेंट डार्क ब्लू लाइट सीधा घोस्ट वाइट पपेट के बॉडी में एंटर हो गई। उसके बाद घोस्ट वाइट पपेट जैसे अलाइव हो गया। उसकी प्यूपिल्स में एक स्ट्रेंज स्पिरिचुअलिटी आ गई और ब्लड रेड आईज सिर्फ शाओयान को घूर रही थीं, जैसे तुरंत उसका बॉडी टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हूँ। थोड़ा ट्रबलसम है, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं है। शाओयान ने धीरे से सिर हिला दिया। रियल एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस का सामना करते हुए भले ही वो उन्हें डिफीट कर सकता हो, लेकिन सच में उन्हें सीरियसली डैमेज करना मुश्किल था। और शाओयान ईविल क्लैन के थ्रू सोल पैलेस, सिंस और अपनी शाओ क्लैन के सीक्रेट्स के बारे में भी जानना चाहता था। इसलिए अब एक ही ऑप्शन बचा था, होली फ्लेम की पावर। ये कौन सी पावर है? कुछ देर बाद यू फैमिली की सिस्टर्स और लियू किंग सब शाओयान को घूर कर देखने लगी, क्योंकि इस वक्त शाओयान के पाम पर एक प्रिज्मेटिक क्रिस्टल अपीयर हो रहा था जो हार्ट शेकिंग टेरिफाइंग वेव्स रिलीज कर रहा था। एक खाकी कलर्ड फ्लेम, वो रॉक की तरह इनडिस्ट्रक्टिबल थी और उसके अंदर बर्निंग फ्लेम जल रही थी। फायर हार्ट हेवनली रॉक, ये कैसे हो सकता है? होली फ्लेम। घोस्ट वाइट पपेट के बॉडी में फ्यूज हुआ ईविल फिगर सडनली डिसबिलीफ में बोल उठा, होली फ्लेम, ये उनकी एलियन रेस का नेचुरल नेमेसिस है। ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स में टोटल 36 होली फ्लेम्स हैं। कुछ एक्सट्रीमली स्पेशल एलियन रेसेस को छोड़कर बाकी सारी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेसेस को होली फ्लेम मिड और लेट लेवल्स पर कंप्लीटली ऑब्लिटरेट कर सकती है। ये बुरा हो गया, भागो। घोस्ट वाइट पपेट अब बिल्कुल फाइट नहीं करना चाहता था। शाओयान एक्चुअली होली फ्लेम का मास्टर निकला। किसी भी तरह ये न्यूज़ लॉर्ड यूहान तक पहुंचानी जरूरी है, वरना यूहान फैमिली का पूरा प्लान डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब भागना चाहते हो? अब बहुत देर हो चुकी है। शाओयान ने कोल्ड स्नॉट किया। उसके पाम पर खाकी होली फ्लेम क्रिस्टल कंटिन्यूसली स्क्वर्म कर रहा था और उसमें से खाकी कलर्ड लिक्विड बाहर निकलने लगा। जैसे ही खाकी लिक्विड अपीयर हुआ, घोस्ट वाइट पपेट को अपने दिल के अंदर से डिस्ट्रक्टिव ऑरा फील हुआ। होली स्पेस, शाओयान जोर से गरजा। तुरंत ही उन सब के अराउंड का स्पेस, लगभग थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर मीटर्स, शाओयान के होली स्पेस से कवर हो गया। होली फ्लेम, ये शाओयान एक्चुअली ह्यूमन है। शाओयान का ये मेथड देखकर यू फैमिली की सिस्टर्स शॉक हो गईं। घोस्ट वर्ल्ड में सब कुछ एग्जिस्ट करता है, लेकिन आइडेंटिटी काफी सेंसिटिव मैटर है, चाहे 3 सोल 7 स्पिरिट्स हों या रियल ह्यूमंस। लकीली वहां प्रेजेंट चारों विमेन एक्चुअली ह्यूमंस ही थीं। वो अपने स्पेशल रीजंस की वजह से घोस्ट वर्ल्ड में आई थीं, इसलिए वो ज्यादा शॉक नहीं हुई। सूसू, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम होली फ्लेम कंट्रोलर हो। होली फ्लेम स्पेस के अंदर खाकी फ्लेम सर्कल्स बनाकर कंटिन्यूसली अपीयर हो रही थीं। उनके अंदर घोस्ट वाइट पपेट की स्ट्रेंथ रैपिडली वीकन हो रही थी। क्लियरली होली फ्लेम का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस पर इफेक्ट शाओयान के सोच से भी ज्यादा स्ट्रांग था। लेकिन अगर ऐसा है तो तुम मुझे कंप्लीटली ऑब्लिटरेट नहीं कर सकते, ये काफी नहीं है। अगले मोमेंट घोस्ट वाइट पपेट से ब्लड ऑरा फ्लैश हुआ और उसके वाइट बैंडेजेस से डार्क ब्लू ईविल लाइट बर्स्ट होने लगी। उसकी ईविल पावर टेरिफाइंग लेवल पर पहुंच गई। क्लियरली वो ऑल आउट फाइट के लिए रेडी हो गया। फिक्र मत करो, मैं फायर हार्ट तियानियन को काफी टाइम से कंट्रोल कर रहा हूं। बाहर आओ फायर हार्ट तियानियन पपेट।
शाओयान की आवाज में एंशिएंट ऑरा था। जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, होली फ्लेम और फायर हार्ट पपेट के अंदर हिडन इनेट स्पिरिचुअलिटी सडनली बर्स्ट हो गई। Battle Through the Heavens, The God, The Flame Emperor, Episode 1357, Intelligence। साला, घोस्ट वाइट पपेट के बॉडी के अंदर छुपा ईविल फिगर गुस्से से गाली देने लगा जब उसने खाकी येलो फ्लेम रॉक जायंट पर होली फ्लेम महसूस की, जिससे पूरी दुनिया डरती है। इस वक्त वो लोग शाओयन के होली फ्लेम स्पेस के अंदर कंप्लीटली ट्रैप हो चुके थे। अब एस्केप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था और होली फ्लेम से बना हुआ ये हेवनली पपेट भी बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करने लायक नहीं था। होली फ्लेम स्पेस की सप्रेशन और होली फ्लेम की नेचुरल रिस्ट्रेंट दोनों मिलकर उस ईविल फिगर को, जो हाफ स्टेप 3 स्टार दूजियान लेवल का था, शाओयन के सामने बांध कर रही थी। घोस्ट ब्लड जंप। अगले मूवमेंट ईविल फिगर ने हार मानने से मना कर दिया। आखिर वो यू हान क्लैन का मेंबर था और यूजुन का केपेबल सबऑर्डिनेट भी, इसलिए उसने तुरंत विशियस रोर किया। जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, घोस्ट वाइट पपेट के बॉडी पर बंधी वाइट बैंडेजेस तुरंत गिरने लगी और गिरने के बाद हवा में एक 100 मीटर साइज की ब्लड कलर्ड बैंडेज बन गई। ये ब्लड कलर्ड बैंडेज बिल्कुल एक पॉइजनस स्नेप की तरह लग रही थी। उससे अनपैरेलल्ड ईविल पावर और ब्लडी स्मेल निकल रही थी। उसका टारगेट सीधा शाओयन था। यान। शाओयन ने यह देखकर हल्की सी स्माइल की। उसे ज्यादा टेंशन नहीं हुई। इस वक्त वो अपने होली फ्लेम स्पेस के अंदर खड़ा था। ये स्पेस लगभग एक मिनी रियाल्म जैसा था। अपनी होली फ्लेम की पावर के साथ इस एनिमी को ऑब्लिटरेट करना मुश्किल नहीं था। जैसे ही शाओयन की आवाज खत्म हुई, होली फ्लेम स्पेस के अंदर की काउंटलेस वॉइड से पाम साइज्ड खाकी रॉक्स अचानक अपीयर होने लगे। ये रॉक्स सिंपल लग रहे थे, लेकिन उनके अंदर मिस्टीरियस पावर थी और उनसे टायरैनिकल खाकी फ्लेम्स कंटिन्यूसली निकल रही थी। गो। घोस्ट वाइट पपेट ने ब्लड कलर्ड बैंडेज को कंट्रोल किया और अपना पाम उठाकर शाओयन पर स्ट्राइक किया। तुरंत वो ब्लड बैंडेज लाइटनिंग स्पीड से शाओयन की तरफ शूट हो गई। वेंग ओम। जहां से वो गुजरी, होली फ्लेम स्पेस भी ट्रेम्बल करने लगा। टिएन यान। डिफेंस। शाओयन बिल्कुल काम था। उसने तुरंत कमांड दिया। आवाज गिरते ही काउंटलेस खागी रॉक्स उसकी तरफ गैदर होने लगे और तुरंत एक 100s ऑफ मीटर्स लार्ज रॉक शील्ड बन गया जो उसे सराउंड कर रहा था। बूम। ब्लड कलर्ड बैंडेज ने सीधा शाओयन के रॉक शील्ड को हिट किया, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। फायर हार्ट पपेट। होली फ्लेम की पावर को ब्लॉक करने के बाद शाओयन जोर से बोला। उसके पास खड़ा खाकी रॉक जायंट अचानक जमीन पर झुक गया और एक डेफनिंग रोर होली फ्लेम स्पेस में गूंज उठी। भम भम भम। अगले मूवमेंट रॉक जायंट ने अपने दोनों हाथ उठाए और घोस्ट वाइट पपेट की तरफ एक प्रोजेक्शन जैसा एक्शन किया। ये इंसान, ईविल फिगर थोड़ा कंफ्यूज हो गया जब उसने देखा कि शाओयन ने उसका अटैक रोक दिया और रॉक जायंट कुछ स्ट्रेंज मूव कर रहा है। लेकिन अगले ही मूवमेंट उसकी कंफ्यूजन शॉक में बदल गई। होली फ्लेम की पावर। शाओयन ने कोल्ड स्नॉट किया। तुरंत रॉक जायंट के हाथ में एक खाकी प्रिज्मेटिक होली फ्लेम क्रिस्टल अपीयर हुआ। उसमें से खाकी लिक्विड निकलने लगा और सीधा घोस्ट वाइट पपेट की तरफ शूट हो गया। ये बुरा हो गया। ईविल इंसान जोर से चिल्ला उठा। पपेट के बॉडी पर बैंडेजेस कंटिन्यूसली अपीयर होने लगी डिफेंस के लिए, लेकिन चाहे डिफेंस कितना भी स्ट्रांग हो, जब खाकी लिक्विड उसके पास पहुंचा तो सब कुछ डैम टूटने की तरह इंस्टेंटली कोलैप्स हो गया। भम भम भम। खाकी लिक्विड में होली फ्लेम का रियल सोर्स था। जैसे ही वो घोस्ट वाइट पपेट को टच किया, पपेट तुरंत डिसॉल्व होने लगा और कलरलेस गैस बनकर गायब हो गया। वहां सिर्फ एक डार्क ब्लू ईविल लाइट ग्रुप रह गया। अब देखते हैं तुम कैसे डील करते हो। शाओयन भी थोड़ा सरप्राइज था। उसने सोचा था होली फ्लेम सिर्फ डिफेंस ब्रेक करेगी, लेकिन उसने तो सीधा घोस्ट वाइट पपेट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। छोटे कीड़े, तुम्हें मरना ही होगा। ईविल लाइट ग्रुप गुस्से से गरजा। उसका घोस्ट वाइट पपेट डिस्ट्रॉय हो चुका था और अब वो कंप्लीटली सराउंडेड था। चिंता मत करो, तुम भाग नहीं सकते और मैं तुम्हें अभी मारने वाला भी नहीं हूं। शाओयन हल्का सा मुस्कुरा दिया। ऑब्वियसली वो इस एनिमी से काफी इंफॉर्मेशन निकालना चाहता था। शाओयन, ये आदमी पहले शिएग्वांग गैंग का मेंबर था। ये फोर्स काफी स्ट्रेंज है। अब जब ये फॉरेन ईविल क्लैन निकला है तो शायद उसका उनसे रिलेशन हो सकता है। नीचे से दुखीफी ने पूछा। बाकी 3 विमेन ने सिर हिलाया। क्लियरली उन्हें भी इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था। लेकिन दुखीफी को एक चीज बहुत स्ट्रेंज लग रही थी। उसने नोटिस किया कि ये 3 विमेन और शाओयन के बीच का रिलेशनशिप नॉर्मल फ्रेंडशिप से ज्यादा क्लोज लग रहा था।
और जब भी वो शाओ यान के पास आती थी उसके रिकन्सिलिएशन टोकन से एक स्ट्रेंज फ्लक्चुएशन निकलता था जो शाओ यान के लिए हेट्रेड और डिस्गस्ट फील करता था। इसी वजह से दुकीफी शाओ यान से थोड़ी डिस्टेंस बनाकर रखती थी। ये फीलिंग बिल्कुल एनिमी जैसी थी। ये ईविल लाइट गैंग शायद फॉरेन ईविल क्लैन का ब्रांच है। छोड़ो, डिटेल्स में बाद में इससे पूछ लूंगा, शाओ यान ने सॉफ्टली कहा और स्माइल की। हा, मैं अपनी रेस को कभी बिट्रे नहीं करूंगा। ईविल लाइट ग्रुप ने रोर किया, जैसे उसे शाओ यान के इंटेंशंस का पता चल गया हो। देखते हैं। शाओ यान ने डायरेक्ट क्वेश्चनिंग का प्लान ड्रॉप कर दिया। उसने आंखें बंद की और अपने सोल रियाल्म के अंदर स्पिरिचुअल पैलेस को एक्टिवेट किया। उसकी ह्यूज सोल पावर रैपिडली मूव करने लगी। फिर सबके शॉक नजरों के सामने वो सोल पावर सीधा ईविल लाइट ग्रुप के बॉडी में एंटर हो गई। ये कैसे पॉसिबल है? फेरी लैंड लेवल सोल पावर? नहीं। शाओ यान की सोल पावर इन्वेट करते ही ईविल लाइट ग्रुप ने पेनफुल स्क्रीम निकाली, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इल्यूजरी क्लैन, उनका पेट्रियार्क यूहान एक 4 स्टार दूजियान परफेक्शन लेवल पावर हाउस है और प्यूपल टेक्निक्स यूज करता है। यूजुन और हुआनजुन भी 4 स्टार दूजियान लेवल के एक्सपर्ट्स हैं। इस बार थंडर टूम में आना शायद फोर्ट स्वॉट थंडर वैली से रिवेंज लेने के लिए है। शाओ यान ने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली, लेकिन जब वो और डीप मेमोरी एक्सप्लोर करने लगा, सोल ईटर लॉर्ड ने उसे रोक दिया। अगर वो और अंदर जाता तो शायद यूहान जैसा पावरफुल अलर्ट हो जाता, इसलिए शाओ यान को इन्वेस्टिगेशन रोकनी पड़ी। तभी जब सब लोग यूहान फैमिली के बारे में बात कर रहे थे, अचानक उनके सामने वॉइड में एक रेयर स्पेशल फ्लक्चुएशन अपीयर हुई। उस स्पेशल फ्लक्चुएशन के अंदर से एक टायरानिकल सोल वॉइस ट्रांसमिशन आ रहा था। उस फेमिलियर फ्लक्चुएशन को देखकर शाओ यान को लगा कि उसने इसे पहले कहीं देखा है, लेकिन उसे तुरंत याद नहीं आ रहा था। ये क्या है? शाओ यान ने अपने होली फ्लेम स्पेस में अचानक हवा से पैदा हुई अजीब सी वेव को देखकर भौएं चढ़ा दी। ये सोल का वॉइस ट्रांसमिशन है। ये फ्लक्चुएशन एल्केमिस्ट एसोसिएशन की युनची की लग रही है। थोड़ी देर बाद दू की फई ने अचानक हैरानी से कहा, जैसे उसने इस अजीब फ्लक्चुएशन का राज समझ लिया हो। खोलो और देखते हैं। शाओ यान ने तुरंत सिर हिला दिया, लेकिन थोड़ी शंका के साथ बोला, आखिर इतने हाई लेवल का सोल वॉइस ट्रांसमिशन बहुत कम यूज होता है और युनची की सोल पावर शाओ यान से भी ज्यादा स्ट्रांग है। उसने ऐसा सोल ट्रांसमिशन क्यों भेजा? डैजलिंग सोल फोर्स हवा में फैल गई और अचानक स्पेस में बड़े चमकदार शब्दों की एक लाइन उभर आई। शाओ यान, मैंने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस को ढूंढ लिया है, जल्दी आओ। ये कैसे हो सकता है? क्या ये उन बड़े लोगों ने किया होगा या फिर उन पपेट्स ने? ये देखकर खाकी रॉक जायंट के द्वारा पकड़ा गया ईविल फिगर बोल पड़ा, क्या हो रहा है? नीचे खड़ी चारों लड़कियों ने आसमान में चमकते हुए शब्दों को देखा और तुरंत एक बेचैनी और बुरा अंदाजा उनके दिल में उभर आया। ये सोल का साउंड ट्रांसमिशन है। लगता है उनका सामना किसी बहुत पावरफुल एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर हाउस से हो गया है। हमें तुरंत वहां जाना होगा। शाओ यान ने गंभीर आवाज में कहा। युनची भी एक क्वालिफाइड ओपोनेंट है और एल्केमिस्ट एसोसिएशन से बिलोंग करती है, इसलिए शाओ यान उसे यूं ही छोड़ नहीं सकता था। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन के सामने नॉर्मल एट्रीब्यूट्स ज़्यादा काम नहीं आते। अगर लाइट एलिमेंट या होली फ्लेम ना हो तो उनसे लड़ना बहुत मुश्किल है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेसेस वाकई बहुत घिनौने हैं। शाओ यान ने आसमान की तरफ देखते हुए भौएं चढ़ाईं और लड़कियों ने भी हल्का सा सिर हिला दिया। वोंग बजिंग, ये होली फ्लेम की पावर का एक ट्रेस है। ये तुम्हें घोस्ट फैमिली की कंट्रोल में आने से बचाएगा। इस सफ़र में बहुत सावधान रहना, क्योंकि ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन बहुत पावरफुल है। शाओ यान ने थोड़ा सा खाकी फ्लेम चारों लड़कियों की शरीर की तरफ भेजा। अब वो थोड़ा निश्चिंत हुआ, वरना अगर वो पावरफुल फॉरेनर से लड़ते वक्त उनके साथ कुछ हो जाता तो वो दोनों तरफ से घिर जाता। जी, चारों लड़कियों ने बात की गंभीरता समझकर तुरंत सिर हिला दिया। इस आदमी का क्या करें? दू की फई ने आसमान में बंधे ईविल फिगर की तरफ इशारा करके पूछा। की फई, चलो मिलकर इसे मिटा देते हैं। शाओ यान ने हल्का सा कहा। ठीक है। दू की फई ने बिना किसी झिझक के हाँ कर दी। उसके माथे के बीच एक सिल्वर थंडर चमका और फिर एक पावरफुल अटैक के साथ उसने सीधा ईविल आदमी पर हमला कर दिया। रिकन्सिलिएशन, ये कैसे हो सकता है? शेंग यान के द्वारा कैद आदमी मौत से बच नहीं सकता था, लेकिन सिर्फ शेंग यान की पावर से उसे तुरंत मिटा देना भी आसान नहीं था। लेकिन अब थंडर लॉर्ड के रिकन्सिलिएशन टोकन की मदद और शाओ यान के होली फ्लेम पावर के साथ वो ईविल आदमी तुरंत ही दोनों की कंबाइंड पावर से मिटा दिया गया। चलते हैं। सब कुछ खत्म करने के बाद शाओ यान ने होली फ्लेम स्पेस हटा दिया। फिर वो सबको साथ लेकर तेज रफ्तार से युनची के मदद वाली जगह की तरफ निकल पड़ा। इसी वक्त युनची और उनके लोगों के पास हालात बहुत खतरनाक थे। सीनियर सिस्टर, अब हम क्या करें?
एक अंधेरी गुफा में जो जमीन के नीचे थी, चारों तरफ जहरीले कीड़े मकोड़े थे। माहौल अंधेरा और गीला था, लेकिन जगह बहुत छिपी हुई थी। इस वक्त गुफा में 4-5 लोग बेचैनी से इधर-उधर हिल रहे थे। युनची सबसे आगे खड़ी थी, लेकिन इस वक्त वो बहुत कमज़ोर थी और मुश्किल से खड़ी थी। फिर उसने वहां मौजूद क्लासमेट्स की तरफ देखा और शर्मिंदगी से बोली, मुझे माफ़ कर दो सब लोग। गुफा में धीमी सी रोने की आवाज़ गूंज उठी, जिसने पहले से ही खामोश गुफा को और उदास बना दिया। सीनियर सिस्टर, खुद को दोष मत दो, ये आपकी गलती नहीं है। किसी ने नहीं सोचा था कि थंडर मुम में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेसेस भी घुस आएंगे, और थंडर कार्ड भी फेल हो गया है। हम थंडर कार्ड तोड़कर भी थंडर मुम से बाहर नहीं निकल सकते। पास में ही हुआ फेई बहुत बुरी तरह से इंजर्ड था और उसकी सांस बहुत कमज़ोर थी। इस बार सब कुछ बहुत अजीब है। ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस शायद लोगों को धोखा देने की पावर रखती है, और जब लोग उनके धोखे में आ जाते हैं तो उनकी पावर भी काफ़ी बढ़ जाती है। एल्केमिस्ट एसोसिएशन के एक और मेंबर ने कहा। इनके इस ट्रिप में एल्केमिस्ट एसोसिएशन के टोटल 10 लोग थंडर मुम में एक साथ थंडर मुम में आए थे। सबकी स्ट्रेंथ 2 स्टार डूजियान के लेट स्टेज के आसपास थी, लेकिन जब वो थंडर मुम के 2nd फ्लोर के पास पहुंच रहे थे, तब उनका सामना एक ग्रीन रोब्ड आदमी से हो गया। जैसे ही ग्रीन रोब्ड आदमी ने उन्हें देखा, वो तुरंत उन पर टूट पड़ा, जैसे उसने कोई स्वादिष्ट शिकार देख लिया हो। उसके शरीर से निकलने वाली अजीब आरा, जो थंडर मुम से बिल्कुल अलग थी, उन्हें उसकी असली पहचान समझने में मदद मिली। उसकी स्ट्रेंथ 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल के अर्ली स्टेज तक पहुंच चुकी थी, और उसके पास और भी कई कंटेस्टेंट्स थे जो इस कॉम्पिटिशन में आए थे, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस जैसे खो चुकी थी और वो उसके कंट्रोल में थे। वो कंटेस्टेंट्स उसके पीछे चल रहे थे जैसे घोड़े अपने मालिक के पीछे चलते हैं। उनमें कुछ पावरफुल फोर्सेस के डिसाइपल्स भी थे, जैसे ब्लड क्लोथ सेक्ट के लोग। ये उनकी 8 मेजर फोर्सेस में से एक थी, और वो भी उसके कंट्रोल में थे। इसलिए जैसे ही वो मिले, उन्होंने 10 पर पागलों की तरह हमला कर दिया। एक राउंड तक मुश्किल से उन्होंने रेजिस्ट किया, लेकिन स्ट्रेंथ और नंबर का डिफरेंस बहुत ज्यादा था, इसलिए उन्होंने बचकर भागना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से युनची ने शाओयान के साथ लड़ाई की थी, और उसकी सोल पावर के जरिए उसने महसूस किया कि शाओयान के पास शेंगयान जैसी पावरफुल आ रहा है। इसके अलावा युनची शाओयान की सोल पावर से काफी परिचित थी, इसलिए वो आसानी से अपना सोल वॉइस उस तक पहुंचा पाई। मुझे उम्मीद है शाओयान और बाकी लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, वरना थंडर मुम का ये सफर सच में दोंगचू के हजारों सालों में सबसे बड़ा कब्रिस्तान सफर बन जाएगा। फीके चेहरे के साथ युनची ने कहा। पिछली लड़ाई में युनची और हुआ फे ने एल्केमिस्ट एसोसिएशन के बाकी लोगों को बचाने के लिए ग्रीन रोब्ड आदमी से सीधा मुकाबला किया था। इसी वजह से वो दोनों बुरी तरह से इंजर्ड हो गए, और अब उनके शरीर में घुसी ईविल पावर को वो अपनी करंट स्ट्रेंथ से निकाल नहीं पा रहे थे। वो पावर जहरीले कीड़े मकोड़ों की तरह धीरे धीरे उनकी स्ट्रेंथ को खा रही थी। अगर ये ईविल पावर ज्यादा देर तक शरीर में रही तो शायद वो भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन के साथी बन जाएंगे। है बिल्ली और चूहे का ये खेल अब खत्म होने का वक्त आ गया है। जब मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा तो बड़े लोग बहुत खुश होंगे। अगले ही पल छिपी हुई गुफा के ऊपर से जोर का धमाका हुआ और गुफा की छत में एक बड़ा सुराख हो गया। सबने धीरे धीरे सिर ऊपर उठाया और कुछ बहुत ही परिचित चेहरे देखे। ब्लड क्रिस्टल, मूशाओ, ये दोनों भी कंट्रोल में आ गए। युनची ने गुफा के ऊपर खड़े दोनों लोगों को देखा। पहले जैसे ही थे, लेकिन अब उनकी आंखें दूधिया सफेद हो गई थीं और उनके शरीर से खतरनाक खूनी आरा निकल रही थी। ये तो मुसीबत है। अपने शरीर में ईविल आरा के एरोजन को जोर से रोकने की कोशिश करते हुए हुआ फे ने गंभीर आवाज में कहा, लगता है इस बार पूरी ताकत लगाए बिना कोई रास्ता नहीं है। डैम इट! गुफा के ऊपर खड़े ब्लड क्रिस्टल और मूक शाओ को देखकर नीचे छुपे एल्केमिस्ट एसोसिएशन के एक पावरफुल मेंबर से रहा नहीं गया और वो जोर से गरजा। इन दोनों की स्ट्रेंथ पहले सिर्फ लेट 2 स्टार फाइटिंग इम्फॉर्टल के आसपास थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे हाफ स्टेप 3 स्टार फाइटिंग इम्फॉर्टल के लेवल तक पहुंच गई है। लगता है उस एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर हाउस ने इन्हें कंट्रोल करने के बाद कोई तरीका यूज किया है जिससे इनकी पावर थोड़ी बढ़ गई है। हालांकि बाद में इसका कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है। सीनियर सिस्टर, मैं कोशिश करता हूं इन्हें थोड़ी देर तक रोकने की। आप जल्दी से अपने क्लासमेट्स को लेकर निकल जाओ। इस वक्त हुआफे युनची के सामने खड़ा हो गया, जैसे उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। नहीं, 2 हाफ स्टेप 3 स्टार फाइटिंग इम्फॉर्टल पावर हाउसेस और उनके पास एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन की ब्लेसिंग भी है। अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहे तो तुम मर जाओगे। यहाँ सब लोग हमारे एल्केमिस्ट एसोसिएशन के ही मेंबर्स हैं और सबसे ज्यादा स्ट्रांग मैं हूँ। नेचुरली ऐसे काम मुझे ही करने चाहिए जो रास्ता काट देते हैं। युनची के खूबसूरत चेहरे पर एक रेयर डिटर्मिनेशन दिखाई दिया और उसने सीधा मना कर दिया। सीनियर सिस्टर, मुझसे बहस मत कीजिए, वरना हम में से कोई भी बचकर नहीं जा पाएगा। आपकी करंट स्ट्रेंथ और सोल पावर हमारे एल्केमिस्ट एसोसिएशन की होप है। अगर मैं मर भी गया तो उम्मीद करता हूँ सीनियर सिस्टर फ्यूचर में मेरा बदला लेंगी।
हुआफेई हल्का सा हंसा। उसके चेहरे पर मौत का कोई डर नहीं था। उसके दिल में यूंची ही एल्केमिस्ट एसोसिएशन की सबसे बड़ी होप थी, इसलिए चाहे वो मर भी जाए वो यूंची को नुकसान नहीं होने दे सकता। सही कहा। सीनियर सिस्टर, जल्दी चली जाओ। हम सीनियर ब्रदर हुआफेई के साथ मिलकर इन लोगों को रोक लेंगे। शायद थोड़ी देर तक इन्हें रोक पाएंगे। अगले ही पल एल्केमिस्ट एसोसिएशन के बाकी मेंबर्स भी हुआफेई के साथ खड़े हो गए और मुस्कुराए। उनकी आवाज़ में शांति थी, क्योंकि उन्हें पता था यूंची का टैलेंट और स्ट्रेंथ फ्यूचर में बहुत आगे जाएगा। इसलिए चाहे डोंगजू के लिए हो या एल्केमिस्ट एसोसिएशन के लिए, उन्हें यूंची को बचाना ही होगा। तुम लोग। इस वक्त यूंची अजीब तरीके से शांत थी। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो हमेशा एल्केमिस्ट एसोसिएशन में एक लेजेंड रही थी। अपनी हाई पोजीशन की वजह से वो एसोसिएशन के डिसाइपल्स के साथ ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करती थी, लेकिन आज जब लाइफ एंड डेथ का मोमेंट आया तो ये क्लासमेट्स अपनी जान तक देने को तैयार थे उसके लिए, जिसे वो कभी प्रॉपरली मिले भी नहीं थे। इस बात ने उसका दिल छू लिया। क्या ड्रामा है। फिक्र मत करो, तुम में से कोई भी नहीं बच सकता। इतनी खूबसूरत लड़की और इतनी पावरफुल सोल पावर, जब मैं तुम्हें कैप्चर करूंगा तो तुम्हें अच्छी तरह एंजॉय करूंगा। अगले ही पल गुफा के क्रैक पर खड़ा ग्रीन रोब्ड आदमी बुरी हंसी से बोला। उसकी बॉडी से ईविल ऑरा निकल रही थी। मूक शाओ, ब्लड क्रिस्टल, इन सब को मेरे लिए मार दो। याद रखना, यूंची को जिंदा पकड़ना। ग्रीन रोब्ड आदमी ने धीरे से मुस्कुराकर अपने पास खड़े 2 वॉकिंग कॉप्सेस जैसे लोगों को ऑर्डर दिया। जी। मूक शाओ और ब्लड क्रिस्टल ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में खून की भूख चमक उठी और फिर दोनों सीधा नीचे की तरफ टूट पड़े। सॉरी, मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर हूं, इसलिए मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं ले सकती। अगले ही पल जब यूंची ने देखा कि दोनों डिमोनाइज्ड पावर हाउसेस खतरनाक अटैक छोड़ रहे हैं, तो उसने हुआफे और बाकी लोगों की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसकी आवाज़ में रिलीफ और प्राइड था। एक डैजलिंग सोल फोर्स तुरंत उन सब को कवर कर ली। फिर उसने अपना जेड जैसा हाथ हिलाया और सोल फोर्स तेजी से मूव हुई। अगले ही पल वो सब गुफा से कई 100 मीटर्स दूर पहुंच गए। नहीं, सीनियर सिस्टर। यूंची के एक्शन को देखकर सबके चेहरे शॉक से भर गए। उनकी आंखों में लहू जैसी डिटर्मिनेशन और डिसअपेयर भर गया। नाक के टिप पर एक जलन सी महसूस हुई, लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश करते, यूंची की पावरफुल सोल फोर्स के प्रोटेक्शन के अंदर वो कुछ नहीं कर सकते थे और धीरे धीरे वो सब यहां से दूर ले जाए गए। साला, एल्केमिस्ट एसोसिएशन के लोगों की सोल पावर बहुत बड़ा सप्लीमेंट है, मास्टर हुआन जुन ने खुद कहा था, और तुमने उन्हें छोड़ दिया। हुआन जुन, लगता है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन में हाई स्टेटस वाला पावर हाउस है। यूंची ने अभी अभी इतनी पावरफुल सोल पावर यूज की थी कि उसकी ऑरा और ज्यादा अनस्टेबल हो गई थी। उसके शरीर के अंदर ईविल पावर धीरे धीरे उसके ऑर्गन्स को खाने की कोशिश कर रही थी। यूंची, अब जब तुम मरने वाली हो, मैं तुम्हें 2 रास्ते देता हूं। ग्रीन रोब्ड आदमी ऊपर खड़ा हुआ हल्का सा बोला। उसे पता था कि ऐसे प्राउड लोगों को सिर्फ हरा देना काफी नहीं होता, उनकी बिलीव्स तोड़ना सबसे बड़ा मजा देता है। पहला, हमारे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन को ज्वाइन कर लो। तुम्हारे टैलेंट और स्ट्रेंथ के साथ तुम्हें बहुत अच्छे रिसोर्सेज मिलेंगे। फ्यूचर में तुम बहुत पावरफुल बनोगी और हमारे साथ मिलकर ग्रेट 1000 वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करोगी। ग्रीन रोब्ड आदमी एक डरावने राजा की तरह बोल रहा था जो इंसानों की लाइफ से खेल रहा हो। दूसरा, यूंची के चेहरे पर डिटर्मिनेशन था। उसने उस आदमी की बात से बिल्कुल इफेक्ट नहीं हुआ और सीधा उसकी तरफ देखा। दूसरा, यहीं पर पूरी तरह से मर जाना। ग्रीन रोब्ड आदमी को पता था यूंची कभी उन्हें ज्वाइन नहीं करेगी, लेकिन फिर भी उसने कहा, तुम जैसे छोटे ईविल रेसेस भी हमारे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में घुसना चाहते हो? सिर्फ बेवकूफ़ी भरा सपना है। मैं तीसरा ऑप्शन चूज करती हूं। अगले ही पल यूंची के शरीर से एक बड़ा सा फेंट जायंट शैडो धीरे धीरे उभरने लगा। एक फायर टाइप स्मॉल हेवनली सीड, लेकिन इससे तुम्हारी मौत नहीं बदलेगी। तुम दोनों इसे मार दो। यूंची के शरीर पर धीरे धीरे ऑरेंज फ्लेम उभरते देखकर ग्रीन रोब्ड आदमी हंस पड़ा। ये ऑरेंज फ्लेम एक स्मॉल फायर टाइप हेवनली सीड था। नॉर्मली फ्लेम्स की पावर एवरेज होती है, लेकिन हेवनली सीड की ब्लेसिंग से फायर एट्रीब्यूट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। लिटिल ऑरेंज, मुझे माफ करना, इस बार शायद तुम भी मेरे साथ फंस जाओगी। मूक शाओ और ब्लड क्रिस्टल के फेटल अटैक को देखकर यूंची ने अपने हाथ सीने पर रखकर धीरे से कहा, हर चीज में स्पिरिचुअलिटी होती है। हेवनली सीड में भी सोली फ्लेम की तरह स्पिरिचुअलिटी होती है और उसका नाम भी होता है। लेकिन हेवनली सीड असल में सोली फ्लेम का ही डिल्यूटेड फॉर्म होता है, जो 100 या 1000 गुना कमजोर होता है। जैसे ही यूंची ने उसे बुलाया, उसके सीने के पास एक सीड साइज्ड ऑरेंज फ्लेम धीरे धीरे दिखाई देने लगा। वंग ओम। ऑरेंज येलो हेवनली सीड जैसे ही बाहर आया, उसने तुरंत ऊपर खड़े 3 लोगों की तरफ एक रेस्टलेस इमोशन भेजा। फ्लेम पावर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल पावर को सप्रेस करने में काफी इफेक्टिव होती है। लिटिल ऑरेंज, अपनी सारी पावर रिलीज करो। आज जस्टिस के लिए शोक मनाओ। यूंची ने बिना झिझके हेवनली सीड को दोनों हाथों में पकड़ लिया। तुरंत वो ऑरेंज फ्लेम्स में घिरी हुई दिखाई देने लगी और उसके शरीर में फैली ईविल पावर भी कुछ देर के लिए रुक गई। जाओ,
जाओ, इस वक्त मोक्षाओ और ब्लड क्रिस्टल पूरी तरह कंट्रोल में थे। उन्हें यूंची क्या कर रही है उससे कोई मतलब नहीं था। एक खूनी पाम प्रिंट और एक मैसिव एनर्जी बीम जो पावरफुल वुड एट्रीब्यूट से भरी थी, सीधा यूंची की तरफ शूट हो गई। पावर ऑफ हेवन, पावर ऑफ सोल। इतने पावरफुल अटैक के सामने यूंची चुप नहीं बैठी। उसने अपने शरीर की सारी बची हुई फाइटिंग ची और सोल पावर को तुरंत एक्टिवेट कर दिया। उसके डेलिकेट बॉडी के अराउंड एक ऑरेंज फ्लेम बैरियर और एक इनविजिबल सोल बैरियर बन गया। इस वक्त गुफा के अंदर जमीन कांप रही थी, ग्राउंड पर क्रैक्स निकल रहे थे और आसमान तक एक टेरिफाइंग डिस्ट्रक्शन स्टॉर्म फैल गया था। Battle through the heavens, God the Flame Emperor, episode 1360, in the early stage of 3-star Dosian, Illusory Eye। ये अटैक बहुत पावरफुल है, लेकिन अफसोस आज मैं फिर भी अपनी मौत से नहीं बच सकती। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था। हमारी रेस की एबिलिटी है दुश्मन को कंट्रोल करना। दुश्मन को कंट्रोल करने से कंट्रोलर की स्ट्रेंथ छुपके से बढ़ जाती है और किलिंग के थ्रू अपनी पावर और भी स्ट्रांग हो जाती है। अब तुम मर सकती हो। हाहाकार करते हुए ग्रीन रोब्ड आदमी जोर से हंस पड़ा जब उसने देखा कि युनची ने फायर एलिमेंट हेवनली सीड और सोल पावर को एक्सट्रीम तक यूज करने के बाद भी मूशायो और ब्लड क्रिस्टल के अटैक्स को रोक नहीं पाया। डैम, अब भी बहुत मुश्किल है। युनची का खूबसूरत शरीर एक मुरझाए फूल की तरह लग रहा था। 2 पावरफुल अटैक्स के बीच उसकी ऑरा जल्दी जल्दी कमजोर हो रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे जमीन की तरफ गिरने लगा। जैसे ही युनची की फाइटिंग की खत्म हो जाएगी, वो ना हेवनली सीड यूज कर पाएगी और ना ही सोल पावर। उस वक्त उसकी मौत भी दूर नहीं होगी। शाओयान, तुम सच में एक बहुत अनोइंग आदमी हो, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम सबको इस मुसीबत से निकाल पाओगे। युनची ने अपना लास्ट पावरफुल डिफेंस एक्टिवेट किया, लेकिन उसके बाद उसकी सारी स्ट्रेंथ खत्म हो गई। उसके आसपास के डिफेंसेस टूट गए और उसका नाजुक शरीर हवा में एक्सपोज हो गया। मर जाओ। ये देखकर मूशायो और ब्लड क्रिस्टल ने अपने हाथों में घूमते हुए अटैक्स को और ज्यादा पावरफुल बना दिया। वो युनची को तुरंत मिटा देना चाहते थे। सब खत्म हो गया। डोंगजो की यंगर जनरेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट बस इतना ही है। जब ये सो कॉल्ड जीनियस मर जाएगी, तब सॉर्ड फॉर्जिंग थंडर वैली से ऑफिशियल रिवेंज शुरू होगा। ग्रीन रोब्ड आदमी ने युनची को मुरझाते फूल की तरह देखते हुए धीरे से सर हिला दिया। तंग तंग एल्केमिस्ट एसोसिएशन की एल्डेस्ट सिस्टर इतनी आसानी से हार कैसे मान सकती है? क्या मैं सही कह रहा हूं? सीनियर सिस्टर युनची। अगले ही पल जब मूशायो और ब्लड क्रिस्टल युनची पर फाइनल अटैक करने वाले थे, एक जोर की हंसी अचानक पूरे स्पेस में गूंज उठी। कौन है? बाहर आओ। इस आवाज ने ग्रीन रोब्ड आदमी को अजीब सी डर की फीलिंग दे दी और उसने तुरंत आसपास देखा। बैंग बैंग बैंग। अगले ही पल युनची के सामने का स्पेस अचानक हिलने लगा। खाकी फ्लेम से घिरा हुआ फिगर सामने आया और उसने आराम से मूशायो और ब्लड क्रिस्टल के अटैक्स को थपकी दे दी। तुरंत दोनों अटैक्स टूटकर बिखर गए। शाओयान, युनची ने कमजोर आवाज में कहा और फिर उसका शरीर अचानक नीचे गिरने लगा। पुफ। शाओयान ने जल्दी से अपने हाथ बढ़ाकर युनची को पकड़ लिया। गिरने की स्पीड बहुत तेज थी और शाओयान अभी अभी मूशायो और ब्लड क्रिस्टल के अटैक्स को रोक कर आया था, इसीलिए उसका पोस्चर थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। ग्रेविटी की वजह से उसका हाथ युनची के नाजुक शरीर के सॉफ्ट जगह पर टच हो गया। युनची अभी बहुत कमजोर थी। शाओयान की मूवमेंट से उसके मुंह से हल्की सी आवाज निकल गई। ओ, दर्द हो रहा है। शाओयान की नज़र सामने के दुश्मनों पर थी, इसीलिए उसने ये सीन नोटिस नहीं किया, लेकिन उसके सीने में सैंट यान का हार्ट अचानक चुभन महसूस करने लगा, जैसे उसे थोड़ा सा रिएक्शन मिल रहा हो। तुम्हें क्या हो गया? युनची ने कुछ महसूस किया और उसका पहले से सफ़ेद चेहरा अचानक लाल हो गया। क्या ईविल पावर है? शाओयान ने अपना ध्यान हटाने की कोशिश की और अपनी ह्यूज सोल फोर्स से युनची के शरीर में फैल रही ईविल पावर को महसूस किया। वैंग ओम ओम। खाकी होली फ्लेम की पावर शाओयान के कंट्रोल में आकर सीधा युनची के शरीर में चली गई। हिलना मत, तुम्हारे शरीर की इंजरी बहुत सीरियस है। मैं होली फ्लेम की पावर से टेम्पररी तुम्हारी इंजरी स्टेबलाइज करता हूं, शाओयान ने गहरी आवाज में कहा। ग्रीन रोब्ड आदमी के अटैक से युनची पहले ही हेविली इंजर्ड थी और उसने बहुत ज्यादा पावर यूज कर ली थी, जिसकी वजह से ईविल पावर उसके शरीर में बहुत तेजी से फैल रही थी। थैंक यू, युनची ने धीरे से कहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और शाओयान की पावर से हीलिंग एक्सेप्ट करने लगी। लगता है जब उसने पहले शाओयान के साथ सोल फाइट की थी और उसके शरीर में स्ट्रेंज एनर्जी महसूस की थी, वो बिल्कुल गलत नहीं था। अच्छा हुआ मैं टाइम पर पहुंच गया। अगले ही पल शाओयान और युनची के सामने का स्पेस हिलने लगा और दू किफई और बाकी लड़कियों के फिगर्स धीरे धीरे सामने आ गए। ये आदमी बहुत स्ट्रांग है, संभल के, युनची ने उन्हें देखकर चिंता भरी आवाज में कहा। युनची को वियर के पास छोड़ दो, इन दोनों को मैं और किफई थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। अगले ही पल ल्यू चेंग ने सीधा कह दिया। ग्रीन रोब्ड आदमी को तुम संभालो। दू किफई ने भी सर हिलाकर अग्री कर लिया। ऑब्वियसली उन 3 लड़कियों के लिए 2 डेमोनाइज्ड हाफ स्टार 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स को हैंडल करना भी काफी प्रेशर वाला काम था।
ठीक है, शाओयान ने हल्का सा सर हिला दिया। उसने होली फ्लेम से युंची के शरीर में एक बैरियर बना दिया और उसे यू वेई को दे दिया। चलो, अगले ही पल चारों लोग बिना डिले किए तुरंत अलग अलग डायरेक्शंस में निकल पड़े। मू शायो, ब्लड क्रिस्टल, मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी स्ट्रेंथ के बाद भी कंट्रोल हो जाओगे। दू किफई और बाकी दोनों लड़कियों ने उन्हें ट्रायंगल फॉर्मेशन में घेर लिया। क्रैश! मू शायो और ब्लड क्रिस्टल ने कोई रहम नहीं दिखाया। जैसे ही उन्होंने मूव किया, उनके शरीर से मॉन्स्ट्रस ईविल पावर फैल गई और पावरफुल अटैक्स सीधे लॉन्च हो गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ एक होली फ्लेम कंट्रोलर मिलेगा। ये सच में सरप्राइजिंग है। शाओयान और ग्रीन रोब्ड आदमी हवा में एक दूसरे के सामने खड़े थे, लेकिन अभी तक किसी ने अटैक नहीं किया। शाओयान की स्ट्रेंथ कम थी, लेकिन उसके पास होली फ्लेम था, इसीलिए ग्रीन रोब्ड आदमी को भी उससे थोड़ा रिस्पेक्ट करना पड़ रहा था। चिंता मत करो, थोड़ी देर में तुम्हें ऐसी चीजें दिखेंगी जिनकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। सही कह रहा हूं? गोस्ट क्लान के पावर हाउस। शाओयान के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और उसके शरीर से पावरफुल ऑरा निकलने लगा। जो बैंडेज्ड आदमी पहले मारा गया था वो यूहान फैमिली से था और सामने खड़ा आदमी भी उसी क्लैन का लग रहा था। बस दोनों की स्ट्रेंथ और स्टेटस अलग थे। शायद ये आदमी उस बैंडेज्ड आदमी से भी ज्यादा हाई स्टेटस का था। तुम्हें ये सब कैसे पता? शाओयान की बात सुनकर ग्रीन रोब्ड आदमी हैरान हो गया। उनका क्लैन बहुत छुपा हुआ था और बहुत कम लोग उसके बारे में जानते थे। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, इस बार तुम्हें मरना ही पड़ेगा, शाओयान ने ठंडी आवाज में कहा। उसने और बात करना जरूरी नहीं समझा। खाकी होली फ्लेम्स उसके शरीर से निकलने लगे और उनकी पावरफुल प्रेशर ने ग्रीन रोब्ड आदमी को भी ग्रीन ईविल फाइटिंग की रिलीज करने पर मजबूर कर दिया। होली फ्लेम सच में हमारी रेस का नेमेसिस है, लेकिन ये मत सोचो कि होली फ्लेम के साथ तुम जो चाहो कर सकते हो। हर चीज का कोई ना कोई काउंटर होता है। होली फ्लेम का भी एक डर होता है, बस तुम्हें पता नहीं। ग्रीन रोब्ड आदमी धीरे धीरे पागल हंसी हंसा, जिसमें दिल दहला देने वाली ऑरा थी। हाउंड्स 1 के ट्रस्टेड जनरल हाउंड टोंग, स्ट्रेंथ अर्ली स्टेज 3 स्टार डोसियन। ग्रीन रोब्ड आदमी के शरीर से निकलती ग्रीन ईविल फाइटिंग की को देखकर शाओयान के दिमाग में तुरंत उस बैंडेज्ड आदमी की मेमोरीज उभर आईं।